नमस्कार, स्वागत है आपका पावर सेंटर में फिर से चर्चा गपशप कानाफूसी पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं इस सप्ताह का पावर सेंटर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं, लेकिन बीजेपी के मंत्रियों और विधायकों के दिन शायद अच्छे नहीं चल रहे हैं। पहले तो काले तेल से स्वागत हुआ, फिर अब कीचड़ में चलना पड़ रहा है। आपको याद होगा कि मुजफ्फरनगर के विधायक उमेश मलिक जब सिसौली गांव में गए थे तो उनकी गाड़ी पर काला तेल फेंक दिया गया और काफ़ी तोड़फोड़ की गई। उसके बाद फिर मंत्री लक्ष्मी नारायण के साथ उनके विधानसभा क्षेत्र में लोगों ने काफ़ी उनका विरोध किया, नाराज़गी प्रकट की। इसी तरह के विरोध का सामना विधायक पूरन प्रकाश को भी करना पड़ा और जनता ने उनको अपने गांव से बैरंग लौटने का हुक्म सुना दिया। अब एक नया मामला आया है सिंचाई राज्य मंत्री बलदेव औलख का। औलख रामपुर के बिलासपुर से विधायक हैं, लेकिन विकास की ऐसी गंगा बह रही है कि जनता विधायक जी और मंत्री का किसी का कोई लिहाज नहीं कर रही है और नाराजगी खुलकर प्रकट करती है। मंत्री औलख अपने क्षेत्र के एक सीएससी में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने के लिए डीएम के साथ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्हें लोगों ने रोक लिया और गाड़ी से उतार लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके इलाके में विकास की बुरी दशा थी। सड़कें खराब हैं, बरसात होने के बाद कीचड़ फैला हुआ है। तो सरकार ने जो 4 साल बेमिसाल काम का नारा दिया था, उससे मंत्री औलख रूबरू हुए और उनको कीचड़ में पैदल चलना पड़ा, गुजरना पड़ा। कहते हैं कि कीचड़ ना उछालो भाई, राजनीति में चाहे बयानों से या सार्वजनिक रूप से गांव में दौरों पर, लेकिन जो राजनीति में लोग हैं उनको इस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। ये अलग बात है कि इस दौर में जहां बीजेपी ये दावा करती है कि उसने समाज के सभी लोगों का विकास किया है, वहां पर उनके मंत्रियों और विधायकों को विकास की ऐसी तस्वीरों से रूबरू होना पड़ रहा है जिसको वो शायद याद ना रखना चाहें। आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधायक और मंत्री अपने क्षेत्रों में जाने से क्यों डर रहे हैं, क्यों कतरा रहे हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर से विरोध का माहौल क्यों बना हुआ है? गन्ने का मूल्य बढ़ा नहीं, किसान का आंदोलन चल रहा है, 3 कृषि कानूनों को लेकर जबरदस्त विरोध है। ऐसे में चुनाव सर पर आ गया। पंचायत का जो चुनाव हुआ था उसका नतीजा भी बीजेपी के पक्ष में अच्छा नहीं रहा। उनके अधिकृत प्रत्याशी ज़्यादातर चुनाव हार गए और बीजेपी ये संकेत को समझ चुकी है कि अगर विधानसभा में उससे पहले डैमेज कंट्रोल नहीं किया गया तो स्वाभाविक है कि ये जो विरोध है ये वोट वाले दिन कहीं मतदान में परिवर्तित ना हो जाए। इसके लिए समय रहते कभी आशीर्वाद यात्रा, तो कभी किसान यात्रा, तो कभी विधानसभा सम्मेलन, इन सब की भी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन जो विधायक 4.5 साल से और मंत्री काला रुचि करके वीवीआईपी गाड़ियों में, लाल बत्तियों में चल रहे थे, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जनता इतनी मुखर होकर विरोध करेगी। सारी तस्वीरें आपके सामने हैं, वो खुद बोल रही हैं। विपक्ष बोले न बोले, जनता बोल रही है। जरूरी नहीं है कि रोशनी चिरागों से ही हो, शिक्षा भी जीवन में रोशनी लाती है। बात एकदम सही है, लेकिन आज हम जिस दौर में हैं वहाँ शिक्षा गरीब और अमीर के लिए अलग अलग है। 5 स्टार कल्चर के स्कूल हैं, 10-10, 15-15 हज़ार रुपये महीने की फ़ीस है। ये बड़े और अभिजात वर्ग के लिए है। गरीब आदमी या मध्यम वर्गीय आदमी इन स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। उनकी बिल्डिंगों को देखकर वो मन में कल्पना ज़रूर करता होगा कि काश हम अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन दिला पाते। लेकिन आज हम बात एक ऐसे अफसर की कर रहे हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए, उन परिवारों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। बात आज
प्रयागराज के आईजी आईपीएस अफसर केपी सिंह यानी कविंद्र प्रताप सिंह की हो रही है, जिनके माँ बाप अमीर नहीं हैं, जो 5,000, 10,000, 15,000 की फीस नहीं भर सकते। उन बच्चों के लिए कविंद्र प्रताप सिंह ने एक अनोखा और नायाब और प्रेरणादायी प्रयोग शुरू किया है। बात है कि केपी सिंह प्रयागराज में मेला अधिकारी रहे हैं, वो यहीं पे डीआईजी भी रहे हैं और वो अब आईजी के पद पर हैं। मिर्ज़ापुर के वो रहने वाले हैं, 2002 बैच के आईपीएस अफसर हैं। स्टेट कैडर के अफसरों में कविंद्र प्रताप सिंह गिनती के उन अफसरों में हैं जो अपनी ईमानदारी के लिए पूरे प्रदेश में जाने जाते हैं। राज्य सेवा के अफसरों को हालांकि उतना सम्मान नहीं मिल पाता, लेकिन पिछले 1-2 दशक में अगर 10-12 नाम लिए जाएंगे तो उसमें कविंद्र प्रताप सिंह भी एक बड़ा नाम स्टेट कैडर के आईपीएस अफसरों में है। तो ये जो प्रयागराज में जो परेड ग्राउंड का इलाका है, यहाँ के जो आसपास का जो स्लम एरिया है, यहाँ पर जो गरीब बच्चे रहते हैं, जो स्कूल किन्हीं कारणों से नहीं जा पाते, उनको पढ़ाने के लिए शुरुआत नाम की एक संस्था अभियान चला रही है। केपी सिंह को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने भी थोड़ी इसमें रुचि दिखाई और पहुंच गए भूगोल पढ़ाने। वैसे तो पुलिस वाले इतिहास, भूगोल, वर्तमान और यहाँ तक भविष्य तक भी जानते हैं, खंगाल भी लेते हैं, बता भी देते हैं, लेकिन केपी सिंह ऐसे अफसरों में नहीं है। उनके अंदर एक इंसानियत और चरित्र वाला अफसर जिंदा है। तो केपी सिंह ने यह तय किया है कि वो ऐसे गरीब बच्चों को जो स्कूल नहीं जा पाते किन्हीं कारणों से, जिनके परिवार में पैसा नहीं है, उनको निःशुल्क शिक्षा देंगे। सप्ताह में 1 दिन इन बच्चों को पढ़ाने के लिए वो समय निकालेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि केपी सिंह के पास और इस संस्था के पास इन बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई भवन या बिल्डिंग नहीं है। ये इन स्लम के बच्चों को खुले में पढ़ाएंगे। लेकिन देखिए, जज्बा हो तो पहाड़ भी चढ़ा जा सकता है। संसाधनों के अभाव के बावजूद अगर हिम्मत हो तो आप नदी पार कर सकते हैं। तो एक आईपीएस अफसर ने ये जज्बा दिखाया है। केपी सिंह की नौकरी लगभग 1 साल बची हुई है। सरकार के वो भरोसेमंद हैं और किसी भी सरकार में वो होंगे, क्योंकि वो अपनी ईमानदारी से, अपने आचरण से जनमानस में भी जाने जाते हैं और उसकी जो साख है वो सरकार को भी पता है कि वो आखिर किस कैटेगरी के अफसर हैं। कुल मिलाकर ये है कि समाज में एक वर्दीधारी आईजी स्तर का अधिकारी अगर कोई सामाजिक कार्य कर रहा है, गरीबों और वंचितों की सुध लेता है, तो ये निश्चित ही एक प्रेरणादायी कार्य है। इससे उत्तर प्रदेश नहीं, देश में बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। बच्चे हमारे समाज का भविष्य हैं, चाहे वो गरीब के हों या अमीर के। किसी पुलिस वाले ने अगर ये जिम्मा उठाया है तो स्वाभाविक है कि वर्दी का एक आकर्षण होता है। तो बच्चों में भी ये प्रेरणा जगेगी। शुरुआत संस्था और केपी सिंह के इस प्रयास को बहुत सलाम है। शुरुआत संस्था और कामयाब हो और बच्चों का जीवन और भविष्य संवरे चमके, हम सब यही दुआ करेंगे। जब हम लोग पढ़ाई के शुरुआती दौर में थे 20-25 साल पहले, तब अखबारों में तमाम ब्यूरोक्रेसी के अफसरों की ऐसी कहानियाँ और किस्से छपते थे जिनसे बड़ी प्रेरणा मिलती थी। उस दौर की ब्यूरोक्रेसी भी, उसका चरित्र बहुत उच्च कोटि का हुआ करता था, जो समाज के युवाओं के लिए, नौकरी पेशा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बड़ा प्रेरणादायी होता था कि जब कभी हमें भी मौका मिलेगा सरकारी सेवा में किसी उच्च पद पर बैठकर काम करने का, तो हम ईमानदारी से जनता के लिए ऐसे ही काम करेंगे। लेकिन आज के दौर में ब्यूरोक्रेसी में ऐसे अफसर गिनती के बचे हैं जो भ्रष्टाचार पर मुंह न फेरें, गरीब आदमी की समस्या को तुरंत देखें और मीडिया में, समाज में जो फीडबैक मिल रहा है उस पर वो अमल करें। आज बात फिर एक अच्छे अफसर की जो इस समय कानपुर के मंडलायुक्त हैं, राजशेखर की। राजशेखर
उत्तर प्रदेश के चर्चित आईएएस अफसरों में हैं जो बेहद सरल हैं। वो जनमानस में घुलने मिलने में विश्वास रखते हैं और इसीलिए वो एक सहृदयी अफसर के तौर पर अपनी पहचान बनाए हुए हैं। 2004 बैच का यह आईएएस अफसर गुलबर्ग, कर्नाटक का रहने वाला है। उनकी नौकरी फैजाबाद में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पद से शुरू हुई थी। लेकिन आपको एक चीज़ और बताएं कि 2001 में राजशेखर ने कर्नाटक राज्य में एक और नौकरी हासिल की थी, लेकिन उसको उन्होंने छोड़ दिया दिल्ली में आईएएस अफसर की तैयारी करने के लिए। फिलहाल जब 2004 में वो आईएएस अफसर बने, उसके बाद वो भदोही में डीएम बने, उन्नाव, झांसी, मुरादाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद, कई सारे और जिलों में डीएम रहे। राजशेखर की चर्चा आज इसलिए हो रही है कि एक कमिश्नर जो बहुत बड़े बंगले में रहता हो, सारी सुख सुविधाएं हो, खाली जिलों में जब कमिश्नर साहब का दौरा लगता हो तो अमला आगे पीछे घूमता हो, उसके लिए नहीं बैठा है। राजशेखर भेष बदलने में भी माहिर हैं। लखनऊ में वो डीएम रहे हैं और उनके तमाम सारे किस्से रहे। पिछले दिनों कानपुर में सिटी बसों में ग्राहकों के साथ अवैध वसूली की शिकायत आ रही थी, उनके साथ बदतमीजी की शिकायत आ रही थी और सिटी बसों में सफ़र करने वाले यात्रियों को पैसा ले लिया जाता था, टिकट नहीं दिया जाता था। ये बड़ी सारी बातें आईं तो राजशेखर ने सोचा कि चलो एक दिन भाई बसें में यात्रा कर ली जाए, क्या स्थिति है, ग्राउंड सर्वे भी हो जाए, देख लिया जाए। तो पिछले दिनों जब कमिश्नर साहब निकले मुंह पर मास्क लगाकर, तो कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। इस रियलिटी चेक में उन्होंने काफ़ी लंबी यात्रा की और वो मास्क लगाए थे। कंडक्टर जैसे सबसे बात करता है सवारी से, वैसे उनसे भी बात किया, लाओ पैसा निकालो, और टिकट, किसी को पैसा ले लिया, टिकट ही नहीं दिया, कमिश्नर साहब बैठ के देख रहे हैं। ऐसी उन्होंने 6 टीमें बनाई। खैर यात्रा संपन्न हुई, लेकिन उसके बाद जो आदेश निकला उसमें 13 कंडक्टर निलंबित हुए और 14 ड्राइवरों की नौकरी गई, यानी कि बर्खास्तगी गई। राजशेखर जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की रोडवेज क्यों डूब रही है, वो इसको बहुत करीब से देखे हुए हैं। रोडवेज में भयंकर चोरी होती है, टिकट से लेके तेल से लेके हर तरह की, और इस चोरी पर उनकी नज़र भी है। लेकिन चूंकि एक अफसर की अपनी सीमाएं हैं, वो लगातार काम करके एक इलाके को तो दुरुस्त कर सकता है। देखिए हमारे यहाँ व्यवस्था ऐसी हो गई है कि हर का माने लेकिन पर का ना माने। जो परख गया वो बार बार काम करता है, जो एक आध बार किया हो डांट डपट दो तो मान जाता है। फिलहाल राजशेखर इससे पहले भी आरटीओ ऑफिस में छापा मार चुके हैं। वो जहाँ भी जिलों में रहे काम करने में उन्होंने देरी नहीं लगाई। अस्पतालों से लेके तमाम जगहों पर वो जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहे और पैंडेमिक में, कोरोना काल में उन्होंने लाजवाब काम किया। राजशेखर उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के एक चमकते सितारे हैं और शान हैं। ऐसे अधिकारी यूपी में बहुत कम हैं। ज़रूरत है कि इनके मनोबल को बढ़ाया जाए, इनको और उत्साहित किया जाए, मजबूत किया जाए, जिससे वो सरकार और जनता दोनों की उम्मीदों पर पूरी ऊर्जा के साथ काम करें, खरे उतरें। भोजपुरी के एक गायक हैं मनोज तिवारी, जो अब बीजेपी से सांसद हैं। उनका एक गाना था कि दौड़त धूपत जूता चप्पल फाट गईले बाबूजी और नौकरिया नाही मिलल मन उचाट भैले बाबूजी। यूपी सरकार नौजवानों को नौकरी देने का बहुत ढिंढोरा पीटती है, लेकिन कृषि विभाग में इन युवाओं के साथ एक धोखा हो रहा है। 2018 में कृषि विभाग में 2059 पदों पर तकनीकी सहायकों की भर्ती निकाली गई थी, जिसका परिणाम भी आ गया, लेकिन आज तक नियुक्ति नहीं हुई। ये खबर चर्चा में क्यों आई? इसलिए आई कि जब विपक्षी दलों ने, प्रियंका गांधी ने यूपी में नौकरियों को लेकर सरकार पर तंज कसा, तो बीजेपी
संगठन की ओर से बाकायदा सोशल मीडिया पर यह लिखकर डाला गया है कि सरकार ने 4 लाख नौकरियां दी हैं, जिसमें कृषि विभाग में 2059 नौकरियों की बात भी लिखी है। सरकार ने परीक्षा करा ली, रिजल्ट घोषित कर दिया, लेकिन ज्वाइनिंग देना भूल गई। कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो 2059 तकनीकी सहायक जो भर्ती हुए थे कृषि विभाग में, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि हमको नियुक्ति दो सरकार, और सरकार रिकॉर्ड में कहती हमने इनको नौकरी दे दी है। तो गलती किसकी है? अच्छा, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही तो बातें करने में, दावे करने में बहुत लंबे चौड़ी करते हैं, लेकिन कृषि और किसानों की हालत लगातार खस्ता है। जब सरकार की योजना आती है तो उसका लाभ अपने परिवार को देना वो नहीं भूलते हैं। अब आज नौकरी की बात है, इस पर उन्होंने सरकार को धन्यवाद दे दिया, युवाओं को बधाई दे दी कि भाई आपकी नौकरी लग गई, आप खूब ऊर्जा से काम करिए। लेकिन साहब, आज भी 2059 में से किसी को नौकरी नहीं मिली, ना कोई वेतन मिला, ना उनकी ज्वाइनिंग हुई। भाई नौकरी का मतलब ये है कि अगर मिल गई तो काम करेगा, और काम करेगा तो 1 महीना बाद वेतन मिलेगा सरकारी। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, सरकार के रिकॉर्ड में चढ़ा हुआ है। तो क्या विचित्र सिस्टम चल रहा है, आप इसका अंदाज़ा लगाइए। जिन लोगों ने आंकड़े तैयार किए उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? झूठे आंकड़े क्यों पेश किए जाते हैं? ये बहुत सारे सवाल आपको देखने और सुनने को मिलेंगे। इन बेरोजगारों की बात सुन ले सरकार, जब रिजल्ट घोषित कर दिया, जब अपने आंकड़े में दर्शा दिया, तो कम से कम ज्वाइनिंग दे दो, वेतन तो मिलने लगे, 4 पैसा मिलेगा तो उनका भी घर चलेगा, शादी ब्याह अच्छा हो जाएगा, और आगे चल के बाल बच्चे होंगे, वो भी अच्छे स्कूलों में पढ़ाई लिखाई कर लेंगे। यूपी के सचिवालय में कई बार आपने नकली IAS अफसर सुना होगा, फर्जी पास पे गाड़ियाँ घुसती सुनी होंगी, तमाम सारे किस्से आते रहते हैं। लेकिन इस बार सचिवालय में गोली चली है, और गोली अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे के निजी सचिव विशंभर दयाल ने खुद मार ली है अपने आप को, और उनकी मृत्यु हो गई। रजनीश दुबे बापू भवन में 8वें तल पर बैठते हैं। वह नगर विकास विभाग के मुखिया हैं, और उनके निजी सचिव विशंभर दयाल ने जन्माष्टमी के दिन, छुट्टी के दिन अपने कार्यालय में गोली मार ली, और 3 सितंबर को उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। एक बताया ये जा रहा है कि वहाँ पर सुसाइड नोट मिला है, जिसमें वो मानसिक रूप से परेशान होना लिखा है, और वो परेशानी उनकी बहन और उन्नाव में जो औरास थाना क्षेत्र में वहाँ जो मुकदमे थे उसको लेकर दर्शाई गई है, और पुलिस ने इस मामले में जांच IG लक्ष्मी सिंह को सौंपी है। ये सब तो थ्योरी ठीक है, लेकिन उसके आगे बात आती है कि यूपी का सचिवालय कोई मामूली जगह नहीं है। सामान्य आदमी इसमें घुस नहीं सकता है बिना पास के। चूँकि वो सचिवालय के कर्मी थे, वो जा सकते हैं। इतना ज़रूर है कि गेट पर कोई कर्मचारियों की या पास धारकों की जामा तलाशी नहीं होती है। कोई अपने बैग में क्या ले जा रहा है, इसको जांचना आसान नहीं है। लेकिन इस बिल्डिंग में 100 के करीब IAS अफसर बैठते हैं, और इस बिल्डिंग में असलहा चला जाना, वहाँ गोली मार लेना अपने आप में हतप्रभ करता है, सवाल खड़े करता है कि CCTV भी लगा है, गेट पे बहुत सारे कर्मचारी रहते हैं, उनको भी देखना चाहिए। अब इस मामले में सरकार ने 3 गार्डों को सुरक्षा दल से निलंबित कर दिया। ये सब बातें हो गई, लेकिन असली बात आती है कि रजनीश दुबे उत्तर प्रदेश के उन चर्चित अफसरों में हैं जो मनमानी पर उतारू रहते हैं। रजनीश दुबे ने कैसे कैसे कारनामे किए हैं नगर विकास में, इसको हर कोई जानता है। उसके बावजूद सरकार की क्या मजबूरी है कि वो उनको महत्वपूर्ण पदों पर बनाए रखती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब से ये सरकार आई है तब से ब्यूरोक्रेसी चांदी काट रही है, और इस चांदी में वो बीच बीच में सोना भी मार देती है, लेकिन सरकार
उससे अपनी आंखें फेरे रखती है। वो अपने अफसरों की आलोचना और उनका काला पक्ष नहीं देखना चाहती। रजनीश दुबे का जो व्यवहार है वो अपने नीचे और अधीनस्थ अफसरों के प्रति अच्छा नहीं कहा जाता, और जिस विभाग के वो मुखिया हैं उसी विभाग के दूसरे निगमों में भी वो कैसे कैसे काम करते हैं ये लोगों को पता है। अब पुलिस की जो थ्योरी है उसको मानना सबकी मजबूरी है, लेकिन चर्चाएं और कानाफूसी तमाम तरह की हो रही हैं। सरकार को इसमें एक विस्तृत जांच करानी चाहिए, क्योंकि ये सचिवालय का मामला है। ये घटना कोई मामूली नहीं है। हालांकि परिवार की ओर से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जितनी मुंह उतनी बातें होती हैं, आप किसी को रोक नहीं सकते। फिलहाल सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वह दूध का दूध और पानी का पानी करे। सिर्फ इसलिए कोई नहीं छोड़ा जा सकता कि वो बहुत बड़े पद पर तैनात है, और सिर्फ इसलिए किसी को दबाया नहीं जा सकता कि वो छोटा कर्मचारी था। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में इस मामले से पर्दा और उठेगा या तमाम अन्य मामलों की तरह ये वैसे ही दफन हो जाएगा। बहरहाल पावर सेंटर में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।